हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा धातु एवं अधातु। और इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस की थी एक रिएक्शन जिसका नाम था विस्थापन अभिक्रिया। अब किन किन बच्चों को ये रिएक्शन याद आ रही है कि क्या थी विस्थापन अभिक्रिया? और इंग्लिश में इसको कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम सुन के याद आया कुछ? अगर नहीं याद आया तो आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक सर्च कीजिए जहां आपको लिखा मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से आपको इसमें आप लिंक ढूंढ सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। तो चलिए डिस्कस करते हैं जिनको याद नहीं है एक बार। इसमें हमने एक मेटल ली थी ए, और उसकी रिएक्शन करवाई थी एक मेटल के साल्ट के साथ, मेटल के कंपाउंड के साथ। मेटल का कंपाउंड यहां पे मैं ले रहा हूं बी और सी, ये एक मेटल का कंपाउंड है। यहां बी क्या एक मेटल यानी कि धातु, और यहां ए भी क्या एक धातु है। लेकिन ये जो धातु है ये क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील। और ये जो बी मेटल है ये क्या है, कम अभिक्रियाशील। मैं यहां कम ही लिख रहा हूं केला, ये क्या है, कम अभिक्रियाशील। तो क्या होता है इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से रिप्लेस कर देती है। यानी कि ये ए क्या करेगा, इस बी की जगह जाके बैठ जाएगा। तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए ये ए बी की जगह जाकर बैठ गया, तो यहां क्या आएगा ए, और ए के साथ क्या आना है सी, और बी को इन्होंने निकाल दिया बाहर। तो कुछ इस प्रकार के कंपाउंड की फॉर्मेशन हमने की थी। तो अब उस रिएक्शन के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन अधूरे छोड़े थे। वो अधूरे क्वेश्चन कौन से थे? देखिए कि धातु ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी होती है और कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमें उस वीडियो में नहीं मिला था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्वेश्चन अभी तक हमारे माइंड में घूम रहा है कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो इसी का ही हम यहाँ पर बंदोबस्त करने जा रहे हैं, इसको याद करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए हमें याद करनी पड़ेगी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, और सक्रियता श्रेणी है क्या? यह एक सीरीज है मेटल्स की यानी कि धातुओं की, जिसमें उनको क्रम वाइज व्यवस्थित किया गया है। क्रम अनुसार मतलब कि सबसे पहले उस धातु को रखा गया जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद में रखेंगे उससे कम अभिक्रियाशील, और उससे नीचे उससे कम अभिक्रियाशील, और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को रखा गया है। अब इसी सारणी को हम यहां बनाने जा रहे हैं। तो देखिए ये कुछ धातुएं हमने व्यवस्थित की है सक्रियता श्रेणी के अंदर, जिन जो क्या है, ऊपर वाली जो धातु है यानी कि पोटेशियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और सोडियम उससे कम अभिक्रियाशील, और कैल्शियम इससे कम अभिक्रियाशील यानी कि सोडियम से कम अभिक्रियाशील। और ये जो धातु है वो क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ऊपर क्या है, ज्यादा या अधिक, अधिक वर्ड हम यहां यूज कर सकते हैं, अधिक अभिक्रियाशील। यानी कि जो ऊपर स्थित धातु है वो सारी की सारी क्या है,
अधिक अभिक्रियाशील है, और जो बीच में जो धातुएं स्थित है वो क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील। और जो सबसे नीचे धातुएं आ रही है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील। तो देखिए ये एक श्रेणी है जिसके अंदर धातुओं को व्यवस्थित किया हमने कुछ इस प्रकार कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर, मध्यम अभिक्रियाशील है वो बीच में, और कम अभिक्रियाशील धातुएं सबसे नीचे आएगी। अब आप कहोगे कि सर क्या बता रहे हो, ये याद कैसे करेंगे हम, याद करने की मुश्किल है, याद तो पहले वाला नहीं होता, हम ये नया कहां से याद कर लें। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसा गुरु मंत्र देने जा रहा हूं अब कि ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। तो लिखिए, आजकल पता है आपको कि गेहूं का सीजन चल रहा था और अब नरमे की बिजाई शुरू हो चुकी है, लगभग नरमे की बिजाई हो चुकी है। तो उसी से संबंधित हम कुछ इसका ये एक कोड वर्ड तैयार करते हैं। कणका, पंजाबी में गेहूं को बोलते हैं कणका। कणका मांगे आल जमींदार। कणका मांगे आल जमींदार, फिर पीछे हटदा क्यों है, क्यों हैगा। ये पंजाबी में लिखा है मैंने, और जिनकी पंजाबी अच्छी है वो तो इसको आसानी से समझ सकते हैं, और बाकियों को हो सकता है थोड़ा सा कम समझ आए। अगे आ या आगे आ, कुछ भी लिख सकते हो आप, यानी कि ये इसको याद करने का सिंपलेस्ट वे है। कैसे याद करेंगे, ये सेंटेंस आपको याद करना है, ये मंत्र आपको याद करना है। कणका मांगे आल जमींदार, फिर पीछे हटदा क्यों हैगा, आगे आ। तो अब देखिए किस प्रकार, कणका मीन्स, कणका का मतलब के, न का मतलब ना, का मतलब के, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये देखो तीनों याद हो गए इससे एक वर्ड से। अब मांगे यानी कि Mg, आल मतलब एल्यूमिनियम, जमींदार मतलब जिंक, फेर मतलब आयरन Fe, पीछे मतलब पंजाब Pb, हटदा मतलब H, क्यों का मतलब Cu कॉपर, हैगा मतलब Hg, आगे मतलब Ag सिल्वर, आ मतलब Au यानी कि सोना। तो इस हिसाब से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो ये इसको याद करने का बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है। तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये कणका मांगे आल जमींदार, फिर पीछे हटदा क्यों हैगा, अगे आ। तो ये इसको याद करने का सिंपल तरीका है, और इससे आप इजीली याद कर सकते हो भी कौन सी मेटल, कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी कम अभिक्रियाशील है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गई। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्क्रियता श्रेणी की, और स्क्रियता श्रेणी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट में कैद कर लें कि स्क्रियता श्रेणी होती क्या है। यह वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि सबसे अधिक ऊपर और सबसे कम नीचे। तो यही है अवरोही क्रम। इसमें अगर हम इनको व्यवस्थित कर देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। और इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। और अंत, क्योंकि हम आगे अभी चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मेरे ख्याल में कहीं से भी समझ में नहीं आया होगा। और ये इस वीडियो को देखने के बाद मैं वादा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे इनके बारे में, धातुओं के बारे में, कि जो सोडियम है और पोटेशियम है ये अधिक अभिक्रियाशील क्यों है। और बात करेंगे कि सिल्वर और चांदी ये कम अभिक्रियाशील क्यों है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको कम समझ में आता है और जिसके आधार पर सभी जो मेटल्स की रिएक्शंस है वो बेस्ड है उसके ऊपर, यानी कि सभी धातुओं की अभिक्रियाएं इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरी देखेंगे और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए कि हमने फर्स्ट चैप्टर की जो रिएक्शन थी विस्थापन अभिक्रिया, उसका डिस्कशन यहाँ क्यों किया। तो वो हमने इसके लिए किया, धातु लवणों की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम धातु के साथ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोई धातु लवण।
यानी कि धातु का लवण है, यानी कि ए धातु और इसके साथ बी कोई दूसरा जो इसके साथ कंपाउंड जुड़ा हुआ है, प्लस में इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम सी एक मेटल के साथ। मैं इसको इधर लिख देता हूँ धातु, और ये कौन सी मेटल है, सी। तो ये जो रिएक्शन आपको विस्थापन अभिक्रिया से मिलती जुलती लग रही होगी, तो इसी के लिए हमने डिस्कशन की थी उसकी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, लेकिन उस रिएक्शन में हमने कुछ क्वेश्चन अधूरे छोड़ दिए थे जिनके कंप्लीट आंसर हम यहां आपको बताएंगे। यहां जो ए है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु थी, और सी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यही हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था विस्थापन अभिक्रिया में। तो होगा क्या, ये सी ए को लात मार के बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह बैठ जाएगा कुछ इस प्रकार, और ए ये बेचारा बाहर बैठा। तो ये है रिएक्शन आपकी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेंगे जो हमने विस्थापन अभिक्रिया में लिया था। यहां हम लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन। अब जब फर्स्ट चैप्टर में हमने ये रिएक्शन की थी तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि ये कम अभिक्रियाशील है और ये अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन क्यों है इसका आंसर मैं आपको नहीं दे पाया था, वो उसके अधूरे आंसर को हम यहां पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी। तो अब देखिए कौन सा धातु मेटल पहले आता है, कौन सी धातु यहां पहले आ रही है, आयरन पहले आ रहा है और कॉपर बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आयरन है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील। तो देखिए कॉपर कम अभिक्रियाशील है और आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। क्यों है पता लग गया होगा आपको। तो अब देखिए आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड यहां बनेगा FeSO4, और कॉपर अलग। तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन बनी, और ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर की जो विस्थापन अभिक्रिया उसके जैसी ही रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन हमने यहां ली है। लेकिन अब इसमें एक बात हमने और डिस्कस करनी है, वो देखिए क्या कि क्या होगा अगर सेकंड केस ले रहे हैं हम। ये है केस नंबर आपका फर्स्ट। अब इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये अच्छे से डिस्कस नहीं किया हुआ, और मैं आपको यहाँ अच्छे से डिस्कस करवा रहा हूँ, और इसके जितने भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके यहाँ इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे एक छोटा सा लाइक, एक क्लिक तो जरूर मिलेगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए सेकंड केस की हम बात करते हैं। यहां अगर क्या हो कि जो धातु लवण हमने लिया है, यानी कि ए और बी ये लवण लिए हैं, यहां जो ए है वो क्या है, जो धातु वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सी के साथ जो क्या है, कम अभिक्रियाशील। एक बार फिर देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, धातु लवण ए और बी। यहां ए क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु, लेकिन सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं, ए क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील धातु। और यहां जो फर्स्ट केस था, जो धातु हम जिसकी रिएक्शन करवाई थी वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील, और यहां हम कौन सी ले रहे हैं, कम अभिक्रियाशील। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे उत्पाद बनेंगे, वो क्या बनेंगे, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पर। क्या ये रिएक्शन होगी, क्या इसमें इतनी ताकत है कि इसको लात मार के यहां से बाहर निकाल दे। तो आंसर आप समझ गए होंगे कि इसमें इतनी ताकत नहीं है, ये रिएक्शन परफॉर्म आपकी नहीं होगी। अब आपको उलझाने के लिए कोई क्वेश्चन डाल दे ऐसे पेपर में कि मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेस कम है, FeSO4 दिखाई दे रहा होगा उम्मीद आपको, प्लस में कॉपर। अगर इनकी रिएक्शन हम करवाएं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसको उठा के यहां रख दोगे, फॉर्मूला बना दोगे इस तरह कुछ, और इसको बेचारे को निकाल दोगे बाहर, और कहोगे हमने तो क्वेश्चन सही सोल्व किया है, सर ने हमें यही बताया था। लेकिन एक्चुअल में आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आधी जानकारी के साथ अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पे क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, और क्यों नहीं हो सकती मैं आपको बता चुका हूं कि ये सेकंड केस है। यहां Fe देखिए अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर क्या है,
कम अभिक्रियाशील। तो पता लग गया कि ये रिएक्शन परफॉर्म क्यों नहीं होगी। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 रिएक्शंस दे दिए, तो बताइए कि इनमें से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी में होगी। तो अब आप इजीली पता लगा सकते हो। उसका यही मेथड है पता लगाने का। केस 1 है तो रिएक्शन होगी, और अगर केस 2 आ गया तो रिएक्शन नहीं होगी। और कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी कम अभिक्रियाशील है, तो उसके लिए भी मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। तो अब बताइए रिएक्शन समझ में आ गई? सिंपल है बिल्कुल। तो फटाफट से नोट कर लीजिए दोनों केस को अलग अलग, केस 1 और केस 2 से। अब मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो ज़्यादातर कम बच्चों को समझ में आता है और बाकियों के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो ये आपके ऊपर से नहीं निकलेगा, बल्कि आपको समझ में आएगा। और आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है वो बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट होगा आपके लिए। तो देखते हैं इस वीडियो को। धातुओं में अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, आखिर क्यों अभिक्रिया करती है धातुएं और अधातुएं, कारण क्या है, क्या चाहिए आखिर उनको, जिसके कारण वो क्या करती है, एक दूसरे से अभिक्रिया करती है। सोडियम ने क्लोरीन के साथ आबंध बना लिया, तो क्यों बना लिया आबंध? क्लोरीन को क्या पड़ी थी इसके साथ जुड़ने की? तो कुछ इस तरह की बातें हमने इसमें डिस्कस करनी है। और ये जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और इसकी एक वीडियो भी आपको आई बटन में मिलेगी जो प्रियंका मैडम के द्वारा बनाई गई है 9th के ऊपर स्पेशल भी, केमिकल फॉर्मूला को किस तरह लिख सकते हैं हम। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम बात करते हैं यहां परमाणु की। कोई भी परमाणु ले लीजिए किसी भी धातु का, सोडियम की बात करें या बात करें हम कार्बन की, या बात करें हम पोटेशियम की, या बात करें हम कैल्शियम की, किसी का भी परमाणु। तो परमाणु होता क्या है? देखिए, परमाणु में कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 3 चीजें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सी 3 चीजें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। एक बार फिर बता रहा हूं, 3 चीजों से मिलकर परमाणु बना है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक पे ऋण आवेश होगा इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव यानी कि P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये दोनों भाई भाई है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? भाई भाई। इनका घर कहाँ है? किसी भी परमाणु के केंद्र में ये इनका घर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन पे धन आवेश है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो इसलिए जो कुल आवेश होगा ना इनके घर के ऊपर, वो क्या होगा? धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। ये इनका घर है। मैं इसको रंग रोगन कर देता हूं। ये किसका घर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और इस घर को हमने क्या नाम दिया है? नाभिक। अभी मैं प्योर हिंदी में बता रहा हूं आपको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो आएगी उसमें इंग्लिश में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश की वीडियो आगे देख सकते हैं। तो ये इसका नाभिक है। इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से थोड़ी कम बनती है। क्या बनती है? थोड़ी कम बनती है। और ये कह सकते हो कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इनके बंधुआ मंजूर है ये इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर एक रास्ते बने हुए हैं और इन रास्तों को नाम दिया गया है कक्षा। क्या नाम दिया गया है? कक्षा। इन कक्षाओं में कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन। और अब बात यह भी, एक घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। पहले देखिए परमाणु होता क्या है। परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, मैं बता चुका। और ये घर किसका है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का। और इसके चारों ओर चक्कर कौन काटते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इसके मजदूर कह लो या इसके पहरेदार कह लो। जितने इसके केंद्र में प्रोटॉन होंगे, एक बार फिर बोल रहा हूं, जितने इसके केंद्र में यानी कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, उतने इसके बाहर क्या होंगे?
इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान के चलिए कि यहां अगर इसके केंद्र में 2 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है? 2, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं कि 3 है तो ये देखिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इसके जो बाहर 10 है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? वो लगाएंगे जी टोटल 10, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कुछ इस प्रकार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या होता है। एक बार ब्रीफिंग फिर कर देता हूं। ये है परमाणु, इसके केंद्र को कहते हैं नाभिक, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और इसके बाहर बड़े होते हैं कुछ रास्ते जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऐसे घूमते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के जो घूमने वाला जो रास्ता है उसको हम बोलेंगे कक्षा। क्या बोलेंगे? कक्षा। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक कंडीशन है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं इसको, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, और इसको हमने एक नाम दिया है भी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको हमने क्या नाम दिया है? परमाणु क्रमांक। ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक कहेंगे। तो पता लगी बात। अगर मैं कहूं भी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक है 11, कितना? 11, तो क्या बता सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कितनी होगी? 11। पॉइंट क्लियर हो चुका है। ये भी परमाणु क्रमांक क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, कोई एक ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों बराबर होती है, तो इसलिए हम किसी एक की काउंटिंग से पता लगा सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो ये है परमाणु। अब हम बात करते हैं कि ये अभिक्रिया क्यों करते हैं। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? परमाणु। परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों ओर चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन, और इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? हम कक्षा ही कहेंगे। एक नाम और है इसका, कोश। अब हमने इनको नाम दे दिया, ये पहली वाली कक्षा K, दूसरे वाली L, तीसरी जो कक्षा है उसको M, चौथे रास्ते को नाम दिया हमने N। पता लगी बात। अब देखिए जो पहला घेरा ना थोड़ा छोटा है, दूसरे वाला उससे बड़ा, तीसरे वाला उससे बड़ा, और चौथा घेरा क्या है? सबसे बड़ा। तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी? एक जैसी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की भरने की कम ज्यादा होगी, क्योंकि इनका आकार भी क्या है? कम ज्यादा। तो देखिए किस प्रकार, जो K है ये मैजिक नंबर बताने जा रहा हूं आपको, इसको आपको याद करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, L के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, M के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, और N के अंदर आ सकते हैं 18। एक बार के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद करना है इस चैप्टर के लिए। और अगर आपको ये नंबर याद है तो आप इजीली बता सकते हो भी कौन सी धातु अभिक्रिया करेगी और कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करेगी, कौन सा तत्व अभिक्रिया करेगा और कौन सा तत्व अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखिए किस प्रकार, ये मैजिकल नंबर आपको याद करना है 2, 8, 8, 18। कौन सा? 2, 8, 8, 18। और ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए है आपका। अब देखिए ध्यान से, अब मैं कुछ तत्व ले रहा हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं कोई 2 धातु। पहली जो धातु मैं ले रहा हूं ना सोडियम, और दूसरी जो मैं धातु ले रहा हूं वो है मैग्नीशियम। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो होता है 11, और मैग्नीशियम का होता है 12। अब परमाणु क्रमांक का मतलब इसमें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को भरना है हमने। तो देखिए किस प्रकार भरेंगे। तो सबसे पहले K, फिर L, फिर M और फिर N। मैं चारों के चारों कोश यहां लिख रहा हूं, और आपको इनकी कैपेसिटी पता है ना भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। मैं इसके साथ लिख रहा हूं। L में कितने आएंगे? 8, M में कितने आएंगे? 8, और N में कितने आएंगे? 18। और इस वीडियो को ध्यान से इंटरेस्ट से देखना, और मैं पक्का कह रहा हूं आपको कि इसके बाद में ना आपका एक भी क्वेश्चन रह जाए इस चैप्टर का तो मेरे को कह देना। देखो सोडियम कितनी है, इसकी परमाणु क्रमांक 11। अब फटाफट से भरने शुरू करो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो लिखो 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, तो लिख दो 8।
टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। बचे कितने? टोटल कितने हैं? 11। 10 हम कर चुके हैं, तो बचे कितने? 1। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको फिल कीजिए। 2 8 कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। कितने आ चुके हैं? 10। कितने बचे? 2। तो अब इसमें कंडीशन है एक, मैं ये कहूं कि आपको भूख लगी है बड़ी जोरों की, पेट में ना चूहे कूद रहे हैं आपके, और भूख है आपको 4 चपाती की, 4 रोटी की भूख है आपको घर वालों ने दी 1 रोटी कि इतनी है, खा लेगा, काम चला। तो क्या करोगे आप? कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे, कभी उस बर्तन में देखोगे, कभी उस बर्तन में देखोगे कि खाने को कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, यही करोगे। तो वही ये कर रहे हैं। इनकी भूख यहां कितनी थी? 8 की थी, मिली कितनी? 1, यानी कि कितनी और चाहिए इसको? 7। इसकी भूख कितनी है? 8 की, मिली कितनी? 2। चाहिए कितने इसको? 6। यही बात है। या तो आप ये कहोगे हे भगवान मेरे को इतनी भूख ही ना लगा भी, इस इलेक्ट्रॉक्स में इलेक्ट्रॉन ही ना दे कोई न कोई। ये भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि या तो हमें इस कोष में कोई इलेक्ट्रॉन ही मत दे, अगर दे तो ना पूरे कितने दे? 8 दे। तो ये इनकी कुछ प्रार्थना है भगवान से। तो अब एक बार इसको पॉइंट आप इसका नोट कीजिएगा। देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? अगर आपको याद हो तो 1 होती है। मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। अब उस चैप्टर के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, आपके जो क्वेश्चन थे वो यहां सोल्व करेंगे हम। इसकी वैलेंसी 1 ही क्यों होती है? देखिए अगर इसको ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं के एल और एम, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 8, और इसमें कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जितने भी परमाणु है ना, ये तत्व है, जितने भी तत्व है, ये क्या चाहते हैं कि इनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? पूरे इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या करेगा? या तो ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले, या फिर इस 1 को भी भगा दे, या इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी भगा दे। समझ में आई बात? या तो 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले, या इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी भगा दे। तो ये क्या करेगा? कहेगा भाग यहां से। तो सोडियम क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को भगाने की कोशिश करेगा, कुछ इस प्रकार। सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन भगा दिया। जब इलेक्ट्रॉन इससे गया, यानी कि ऋणावेश इससे गया, नेगेटिव चार्ज इसके गया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कुछ इस प्रकार का ये फॉर्मेशन इसने कर ली। समझ आई बात? ये आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन ये छोड़ सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए मुश्किल काम है। 7 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? नहीं ले सकता। तो ये इसके लिए इजी ऑप्शन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। तो ये वही काम करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा ये। और छोड़ेगा क्या? इस प्रकार, जो आप इसमें देख पा रहे हो सोडियम। तो सोडियम प्लस हो गया ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। अब यही बात अगर हम मैग्नीशियम के साथ करें तो देखिए, मैग्नीशियम के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो पूरे हैं, इसमें भी 8 कम होने चाहिए तो 8 के 8 हैं। लेकिन इससे अगले जो कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। चाहिए कितने इसको? 6 और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। लेकिन 6 पूरे करना इसके लिए मुश्किल काम है। तो ये क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को भगा देगा। और इसकी क्या रिएक्शन होगी? कुछ इस प्रकार की। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम 2+ बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को भगा के। अब इसको ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने में से बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। जब नेगेटिव चार्ज जाता है ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये इसने क्या बना लिया? यहां पर आयन बना लिया। क्या बना लिया? आयन। ये मैग्नीशियम का आयन बन गया यहां। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए, सोडियम का और मैग्नीशियम का आपको पता लग गया। अब हम 2 अधातुओं के एग्जांपल ले लेते हैं। वो है ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और क्लोरीन का 17।
तो अब देखिए ध्यान से, छोड़ के मत जाना वीडियो को, क्योंकि इसके बाद में हम पूरी चीज को समराइज करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसने कैसे रिएक्शन करी, आखिर क्यों करी। अभी तो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं आपके, तो जुड़े रहिए इसके साथ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। क्लोरीन का कितना है? 17। तो वही K, L, M और N फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसमें 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूरे कीजिए आप, 2 और है कितने इसके पास? 8। तो कितने बच गए? 6 बच गए। तो 6 के 6 कहाँ जाएंगे? L में आ जाएंगे। अब यहां क्या है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है। समझ की कंसेप्ट? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस कोश के अंदर, है कितने? 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। यही आप क्लोरीन के केस में देख सकते हो, 2, 8 और यहां 7। 8 और 2 10 और 7 17। तो यानी कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए हमने। तो इसके अंदर 2 होने चाहिए तो 2 आ गए, इसमें 8 होने चाहिए तो 8 आ गए और इसमें 8 होने चाहिए, कितने? 7 आए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सोडियम और मैग्नीशियम की भी बात हमने की थी और यहां अब इनकी बात कर रहे हैं हम। सोडियम और मैग्नीशियम को भी समराइज कर देते हैं हम साथ के साथ। ये देखिए, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, K, L, M और N। यही था 2, 8 और 1, 2, 8 और 2। यही बात है। इसको कितने चाहिए थे? 7 और इसको कितने चाहिए थे? 6। भाई इतने तो इनसे मुश्किल है, नहीं बना सकते इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, कहेगा भाई ले जा इसको, मैं नहीं रख सकता इनका बोझ को। ये दोनों क्या कहेंगे? सोडियम कहेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ मेरे, मैं इसके बोझ को नहीं सहन कर सकता। और ये क्या कहेगा? भी 2 इलेक्ट्रॉनों को ले जाओ, मैं इसके बोझ को सहन नहीं कर सकता। ये दोनों कुछ इस प्रकार के कहेंगे। और इनके केस में क्या है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर होने चाहिए थे 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब आप बताइए कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दे और या 2 इलेक्ट्रॉनों को ले ले, तो कौन सा सिंपल तरीका है? तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने चाहोगे क्या तुम? नहीं। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। अब एक बार इसको भी देख लीजिए, क्लोरीन को क्या है? 2, 8 और 7, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास पूरे कोश भरने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा किसी से। 2 ऑप्शन थे इसके पास भी, 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या तो, या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? लेने की। तो अब आपको देखो, ये सारी दोनों क्या है? अधातु, और ये दोनों क्या है? धातु। अब इन दोनों के अंदर जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं लिख देता हूं यहां, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो कंसेप्ट हमने समझा ना इलेक्ट्रॉन भरने का कोश के अंदर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये छोड़ना चाहता है या लेना चाहता है। तो ये दोनों किस तरह के कंपाउंड है? ये इलेक्ट्रॉन है वो लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक बंदा तो कहता भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं और ये बंदा कहता मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता हूं। तो इन दोनों की आपस में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये कहे भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता हूं और ये कहता भाई मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं। तो ये कहेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, ये इसको कहेगा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। हो सकता है ऐसा? तो यही तो है आबंध, और क्या है। तो ये आबंध बनेगा कैसे? अब वो चर्चा करते हैं, भागिएगा मत, देखिएगा इस वीडियो को। अब एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमने धातुली सोडियम और अधातुली क्लोरीन,
और जो इनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7 क्लोरीन के और सोडियम के 1। और इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो देखिए पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की प्रकृति क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करेगा कुछ इस प्रकार। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा धन आवेश। और इसी प्रकार अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर आवेश कौन सा आएगा, क्लोरीन नेगेटिव। तो अब देखिए कि सोडियम और क्लोरीन ये आपस में आबंध किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और ये इलेक्ट्रॉन हम यहां पर कौन से लिख रहे हैं, जो इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। वही हम इसके ऊपर ये डॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसी प्रकार हम क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन के अंदर कितने हैं बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन दोनों को अलग अलग हमने मार्क दिए हैं, इसको डॉट से लिखा है और इसको क्रॉस से लिखा है। इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 हमने क्रॉस लगा दिए। और सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने एक डॉट से लिख दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होगा, सोडियम की कोशिश क्या रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव। यही बनाया इसने, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने। और जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा वो किसने ग्रहण किया, क्लोरीन ने। और इसने क्या बना लिया, Cl नेगेटिव। तो देखिए किस प्रकार क्लोरीन लिख रहा हूं यहां पर, और क्लोरीन के साथ क्या आएगा, वही 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक 8वां इलेक्ट्रॉन हम यहां पर और लिखेंगे ये। और ये इसको कहां से मिला, इस सोडियम से मिला। ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लोरीन के साथ जुड़ गया। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई दे रहा है, आपको स्पष्ट पता लग गया होगा, जिसके कारण क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। और क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसी आकर्षण बल के कारण इनके बीच में क्या होगा, आबंध बन जाएगा ये। और इस तरह के जो यौगिक बनते हैं इस बंध के कारण, उनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक, आयनिक यौगिक। ये बात क्लियर होगी। अब इसको एक बार हम फिर देखते हैं। सोडियम, इसको लिखिए 2 8 और 1, ये ही था। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8, और एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। अब क्लोरीन की बात करते हैं, यहां पर क्या था, 2 8 और 7, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। तो ये क्या है, 2 8 और 8, यानी कि इन दोनों ने, क्लोरीन और सोडियम ने, अपने जो कोश है ना वो पूर्ण रूप से भर लिए, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर। तो कुछ इस प्रकार इनके बीच में लेन देन हुआ है। और क्योंकि लेन देन के कारण सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव आवेश आया, तो इसके कारण इनका जो आकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ गए। और इस तरह के जो यौगिक बनते हैं, जो आबंध बनते हैं, उन यौगिकों को कहते हैं आयनिक यौगिक। तो इस प्रकार ये होता है, धातुएं और अधातुएं इस प्रकार यौगिक बनाती है। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये दोनों किस प्रकार आबंध बनाएंगे। इनका मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। इनका फॉर्मूला होता है MgCl2, जो इनसे यौगिक बनेंगे। तो वो किस प्रकार बनेंगे, देखिए मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये त्याग देगा कुछ इस प्रकार, Mg, और 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, ये त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसके आप पर आवेश कौन सा आएगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। इसी तरह हम क्लोरीन की बात करते हैं। और अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें मैग्नीशियम की, तो ये क्या होगा, 2 8 2, और यहाँ कितना बना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो ये बन गया 2 और 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने त्याग ही दिए, यहाँ पर आ गई है। तो इसने अपनी कंडीशन पूरी कर ली। इसी तरह हम क्लोरीन की बात करते हैं।
क्लोरीन क्या करेगा, वही कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि 2, 8 और 7 इसका कॉन्फ़िगरेशन था। और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2, 8 और 8, यानी कि इसने अपने जो बाहरी कोश है वो उसको क्या कर लिया, पूर्ण रूप से भर लिया। तो यही तो ये चाहता था। तो अब देखिए इनके बीच में किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। मैग्नीशियम की क्षमता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और क्लोरीन की क्षमता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो इनके बीच में जो आबंध बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। मैग्नीशियम इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, इनको मैं यहां कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं 2 डॉट से, प्लस में क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम के पास देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए 2 क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार, 1 क्लोरीन मैं यहां और लिख रहा हूं। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन एटम, इनके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों के पास। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी कि दोनों क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। और किस प्रकार की फॉर्मेशन होगी, देखिए मैग्नीशियम पर आवेश कौन सा आएगा, 2 पॉजिटिव। और इसी प्रकार हम क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन पे देखिए अब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल गया किसका, मैग्नीशियम का, तो यहां हम क्या लगाएंगे, डॉट। लेकिन 2 क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन मिले, एक यहां और एक यहां, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि क्लोरीन पे आवेश कौन सा आ गया था, नेगेटिव आवेश। और ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखेंगे, 2, यानी कि 2 क्लोरीन एटम है जिनको 1 इलेक्ट्रॉन मिला है। किससे मिला है, मैग्नीशियम से। तो इसीलिए जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, MgCl2। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनका ये जो फॉर्मूला बना, आबंध बने, तो वो किस प्रकार बने। ये बने इनके इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, भी किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और किसको इलेक्ट्रॉन देने हैं उसके आधार पर। अब यहां आप देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को देगा। तो 2 क्लोरीन को दे रहा है तो फार्मूला क्या बनेगा, MgCl2। तो ये बात क्लियर होगी। तो इस प्रकार धातुएं व अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।